पीडियाट्रिक सर्जरी के इस टॉपिक चैप्टर में हम आज इस स्पाइना बाइफिडा टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पीडियाट्रिक सर्जरी के चैप्टर में हम जो भी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो टॉपिक बर्थ डिफेक्ट प्रॉब्लम है। जैसे हमने पिछले टॉपिक में डायाफ्रामेटिक हार्निया के बारे में बात किया। डायाफ्रामेटिक हार्निया एक बर्थ डिफेक्ट एबनॉर्मलिटी थी, मतलब जन्मजात प्रॉब्लम या बीमारी थी। मतलब होता क्या था, हुआ उसमें कि जब डायाफ्राम डेवलप कर रहा होता है एम्ब्रियो में, तो फीटस में, तो वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता, उसमें एक एबनॉर्मल ओपनिंग रह जाती है जिसकी वजह से हार्निया होता है, डायाफ्रामेटिक हार्निया। आज के टॉपिक में हम स्पाइना बाइफिडा के बारे में बात करेंगे, जो एक बर्थ डिफेक्ट प्रॉब्लम है, मतलब जन्मजात बीमारी कह सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, स्पाइना बाइफिडा में मोस्टली स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल मेम्ब्रेन या कवरिंग जिसे मेनिंजेस बोलते हैं, स्पाइनल बोन जिसे हम वर्टेब्री बोलते हैं, इसमें एबनॉर्मलिटी हो जाती है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता, इसकी वजह से आगे चल के ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है जिसको हम नाम देते हैं स्पाइना बाइफिडा। मतलब ध्यान दीजिएगा, जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो उसमें एक न्यूरल ट्यूब होती है। एम्ब्रियो में एक न्यूरल ट्यूब होती है। ये न्यूरल ट्यूब आगे चल के ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जिसे हम मेनिंजेस बोलते हैं, ये बनाता है, और स्पाइनल बोन बनाता है जिसे हम वर्टेब्री बोलते हैं। अगर ये न्यूरल ट्यूब प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाया ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल बोन या मेनिंजेस में, तो ये एक एबनॉर्मलिटी क्रिएट करेगा जिसको हम स्पाइना बाइफिडा नाम देते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो ये न्यूरल ट्यूब है, इसकी जब क्लोजिंग अगर नहीं हुई तो ये स्पाइना बाइफिडा क्रिएट करेगा, और स्पाइना बाइफिडा जो कि एक जन्मजात या बर्थ डिफेक्ट है, जो आगे चल के फर्दर हमें कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब न्यूरल ट्यूब की अगर हम बात करें तो न्यूरल ट्यूब एम्ब्रियो में अर्ली प्रेगनेंसी बनता है, और ये न्यूरल ट्यूब डिलीवरी के बाद, बर्थ के बाद 28 या 1 मंथ बाद ही ये क्लोज होता है या पूरी तरह से डेवलप होता है। अगर इसमें डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाया या ये प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाया तो स्पाइना बाइफिडा जैसी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब अगर हम बात करें स्पाइनल बाइफिडा की सीवियरिटी की, कि ये क्या सीवियर होता है या नहीं, तो इसके कई टाइप हो सकते हैं। हो सकता है कि स्पाइनल बाइफिडा थोड़ा सीवियर हो किसी केस में, या किसी केस में थोड़ा माइनर हो, माइल्ड हो। तो ये डिपेंड करता है कि उस स्पाइना बाइफिडा की टाइप कैसा है, या उसकी साइज कैसी है, या वो किस जगह पे लोकेटेड है, या हमें बॉडी में या ह्यूमन बॉडी में क्या कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहा है, उसके बेसिस पे स्पाइनल बाइफिडा हो सकता है कि माइनर या माइल्ड हो, या हो सकता है कि सीवियर हो। अगर हम स्पाइना बाइफिडा के टाइप की बात करें तो ये 2 टाइप का होता है। पहला स्पाइना बाइफिडा ओकुल्टा और दूसरा मेनिंगोमायोसील। इसके 2 टाइप होते हैं। तो सीवियरिटी के बेसिस पे हम स्पाइना बाइफिडा को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्पाइना बाइफिडा ओकुल्टा, दूसरा माइलोमेनिंगोसील। 2 टाइप में डिवाइड करते हैं सीवियरिटी के बेसिस पे। जो स्पाइना बाइफिडा ओकुल्टा होता है ये माइल्ड होता है, मतलब कम सीवियर होता है, और मोस्ट कॉमन होता है। सबसे ज़्यादा पेशेंट में देखने को स्पाइना बाइफिडा ओकुल्टा ही मिलता है। दूसरा जो माइलो मेनिंगोसील होता है, ये इसको हम ओपन स्पाइना बाइफिडा के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये मोस्ट सीवियर होता है, मतलब बहुत ही क्रिटिकल होता है। तो अगर हम सबसे पहले देखें कि स्पाइना बाइफिडा ओकुल्टा में क्या चीज़ होती है और माइलो मेनिंगोसील में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये माइल्ड क्यों है, अगर ये दोनों स्पाइना बाइफिडा हैं तो इनमें डिफरेंस क्या है, क्यों ये ओकुल्टा
थोड़ा सा माइल्ड है, और ये जो माइलोमेनिंगोसील है ये सीवियर क्यों है। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमने बात किया था कि एक एम्ब्रियो में एक न्यूरल ट्यूब होती है जो आगे चल के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल मेम्ब्रेन जिसे मेनिंजियस या स्पाइनल बोन जिसे हम वर्टिब्री बोलते हैं वो बनाता है। और अगर ये नॉर्मल है, हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्री और इसकी कवरिंग अगर नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये एबनॉर्मल है, जिसे फॉर एग्जांपल अगर ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है और इसकी कवरिंग मेनिंजेस है, अगर स्पाइनल बोन जिसे हम वर्टिब्री बोलते हैं ये नॉर्मल है, सीक्वेंस वर्टिब्री 1, वर्टिब्री 2, वर्टिब्री 3, वर्टिब्री 4 ऐसे, अगर दो वर्टिब्री के बीच में अगर गैप हो गया, सेपरेशन हो गया, ज़्यादा गैप हो गया, तो उस गैप की वजह से स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल मेम्ब्रेन और स्पाइनल नर्व क्या होंगी, एक्सपोज्ड होंगी। और अगर ये एक्सपोज्ड हैं तो बाहर से आने वाली कोई भी पैथोजन या कह सकते हैं फॉरेन बॉडी इस पे अटैक करेगी और ये जल्दी से जल्दी हमारी क्या होगी, हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। हमारी जो बॉडी में या ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की को जो कवर करके रखता है वो है स्कल, जो ब्रेन को कवर करके रखता है, और स्पाइनल कॉर्ड को हमारी वर्टिब्री कवर करके रखती है, सेफ्टी प्रोवाइड या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर ये नहीं हो, स्कल नहीं हो, तो ब्रेन पे अटैक जल्दी हो सकते हैं। अगर वर्टिब्री ना हो तो स्पाइनल कॉर्ड पे अटैक हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है। अगर वर्टिब्री नहीं है, बीच में गैप है दो वर्टिब्री के बीच में, तो ये क्या करेगा, स्पाइना बाइफिडा जैसी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और इसकी वजह से हमारी नर्व और ब्रेन मेम्ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक्सपोज्ड होगी, दिखती रहेगी। और अगर ये एक्सपोज्ड है तो बाहर से आने वाला फॉरेन पार्टिकल इसे जल्दी से जल्दी क्या कर पाएगा, इस पर अटैक कर पाएगा। तो ये तो नॉर्मल है स्पाइना बाइफिडा, जिनमें दो बोन्स के बीच में गैप दिखता है। ये हो सकता है कि ऊपर साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हो या हो सकता है कि बीच में स्पाइनल कॉर्ड के हो। ठीक है, अगर हम बात करें माइलोमेनिंगोसील की, जिसे हम ओपन स्पाइना बाइफिडा के नाम से भी जानते हैं, ये जो कि मोस्ट कॉमन मोस्ट सीवियर होता है, तो इसमें होता क्या है, अगर हम माइलोमेनिंगोसील को 3 पार्ट में डिवाइड करें तो सबसे पहला माइलो मीन्स होता है स्पाइनल कॉर्ड, मेनिंगो मीन्स मेनिंजियस और सील मीन्स बलून या सैक। सील मीन्स बलून या सैक, मतलब ये तो हमारा नॉर्मल हो गया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और इसकी कवरिंग स्कल या वर्टिब्री या मेनिंजेस ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये तो नॉर्मल स्ट्रक्चर है। अगर इसमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिले, अगर स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग जैसे मेनिंजेस में ऐसा बलून लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिले, बोन अब्सेंट है, यहाँ पे बोन के बीच में गैप है और गैप होने की वजह से ये जो मेम्ब्रेन है वो बलून लाइक स्ट्रक्चर बना दिया है, जिसकी वजह से जो नर्व होंगी वो भी एक्सपोज्ड होंगी और स्पाइनल मेम्ब्रेन जो होगी वो भी एक्सपोज्ड होगी। तो बाहर से आने वाला पार्टिकल अटैक इस पे जल्दी करेगा और इसकी वजह से हमें हो सकता है कि पेशेंट को पैरालिसिस या लॉस ऑफ बावल या एंड ब्लैडर डिसफंक्शन देखने को मिले, या हो सकता है कि जो इन्फेक्शन स्पाइनल कॉर्ड या मेनिंजेस में जिसे हम मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं, वो इन्फेक्शन जल्दी से जल्दी पेशेंट को हो सकता है। अगर ऐसी कंडीशन इस माइलोमेनिंगोसील अगर कंडीशन देखने को मिलता है, अगर बलून दिखने को लगता है, मतलब सैक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है बेबीज़ में, बैक साइड एक सैक स्ट्रक्चर उभरा हुआ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है स्पाइनल कॉर्ड की साइड में, जिसे हम माइलोमेनिंगोसील के नाम से भी जानते हैं। अब अगर हम इसकी सैक का फॉर्मेशन होता है, इसमें चांसेस हो जाते हैं कि पेशेंट को, बेबीज़ को इन्फेक्शन, पैरालिसिस के चांसेस बनते हैं और बावेल और ब्लेडर के डिसफंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन भी देखने को मिलते हैं। अगर हम इसके कॉज की बात करें कि एक्चुअल में स्पाइना बाइफिडा जैसे प्रॉब्लम बेबीज़ में होती क्यों हैं, हो क्यों जाती है, न्यूरल ट्यूब प्रॉपर डेवलप क्यों नहीं हो पाता,
ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल मेम्ब्रेन, मेनिंजेस एंड स्पाइनल बोन, वर्टिब्री में तो सबसे मोस्ट जो कॉमन होता है वो तो होता है जेनेटिकल एंड इन्वायरमेंटल। मतलब पहला फैक्टर जेनेटिकल और दूसरा क्रोमोसोम्स डिसऑर्डर की वजह से ऐसा हो सकता है कि न्यूरल ट्यूब प्रॉपर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डेवलप ना हो पाए, या दूसरा इन्वायरमेंटल, अगर प्रॉपर अमाउंट में बेबीज़ को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है तब भी ये एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी कि न्यूरल ट्यूब प्रॉपर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, मेनिंजेस और वर्टिब्री में डेवलप ना हो पाए। जेनेटिकल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर के अलावा भी कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं मदर में जो स्पाइना बाइफिडा जैसी प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं बेबी में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मदर अगर एंटी सीजर मेडिसिन लेती हैं, अगर मदर को एपिलेप्सी या सीजर है जिसे हम मिर्गी बोलते हैं और उसकी वो दवा मदर लेती है तो उसकी वजह से बेबी पे अफेक्ट पड़ सकता है और बेबी को स्पाइना बाइफिडा हो सकता है। दूसरा रिस्क फैक्टर है अगर मदर में फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है तब भी बेबी को स्पाइना बाइफिडा हो सकता है। थर्ड जो रिस्क फैक्टर है अगर मदर डायबिटिक है, शुगर हमेशा हाई रहता है, उसकी वजह से भी स्पाइना बाइफिडा हो सकता है। एंड फोर्थ अगर मदर अल्कोहलिक है तब भी ये चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर मदर ओबेज है तो भी इसके स्पाइना बाइफिडा होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें स्पाइना बाइफिडा के कि अगर स्पाइना बाइफिडा बच्चे में होता है तो क्या कॉम्प्लिकेशन और क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी बच्चे में। सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है वो है आर्थोपेडिक कॉम्प्लिकेशन, जिसमें बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बच्चे में कुछ बोन्स जो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होंगी, या फिर जॉइंट जो होती हैं जॉइंट भी एबनॉर्मल या होंगी। जैसे अगर हम बात करें हिप जॉइंट की तो मैक्सिमम टाइम हिप जॉइंट डिसलोकेटेड दिखती है, मतलब प्रॉपर तरीके से जुड़ी नहीं रहती है। एंड सेकेंड जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है वो होता है वॉकिंग एंड मोबिलिटी प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि स्पाइना बाइफिडा क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड में होने वाली प्रॉब्लम है, तो क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल नर्व्स जो लेग को मतलब पैर को कंट्रोल करती हैं, अगर स्पाइनल कॉर्ड में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब स्पाइनल नर्व्स में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, और अगर स्पाइनल नर्व्स जो लेग को कंट्रोल करती हैं, पैर को कंट्रोल करती हैं, उसमें भी प्रॉब्लम होगा तो वो प्रॉपर तरीके से उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और हमें चलने में, बच्चे को चलने में प्रॉब्लम होगी, मतलब प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। एंड थर्ड जो कॉम्प्लिकेशन होगा देखने को हाइड्रोसिफेलस एक्चुअली ब्रेन में पानी भरना कहते हैं इसको। हमें पता है कि एक हमारे जो मेनिंजेस लेयर होती है उसमें एक स्पेस होता है जिसे हम बोलते हैं सब एराकोनाइड स्पेस, और उसमें एक फ्लूइड होता है सब एराकोनाइड फ्लूइड। अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो इसको ये हाइड्रोसिफेलस के नाम से जाना जाता है। और अगर हम फोर्थ कॉम्प्लिकेशन की देखें जिसमें मेनिंजाइटिस, हमें पता है कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग जिसे हम मेनिंजेस बोलते हैं, उसमें जब स्पाइना बाइफिडा होता है तो स्पाइनल क्योंकि उसमें बोन प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है इस मेम्ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को, तो मेम्ब्रेन हमारी एक्सपोज्ड होती है तो पैथोजन डायरेक्ट अटैक करता है, और जो पैथोजन अटैक करेगा तो उसमें इन्फ्लामेशन होगा, और मेनिंजेस में इन्फ्लामेशन को ही हम मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। एंड नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन होगा वो होगा बॉवेल एंड ब्लेडर प्रॉब्लम। हमें पता है कि हमारी जो सिम्फैथेटिक नर्व है मतलब स्पाइनल नर्व है वो बॉवेल और मतलब इंटेस्टाइन और ब्लेडर को कंट्रोल करती है। करने को तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व भी कंट्रोल करती है, बट जो सिम्पैथेटिक नर्व है स्पाइनल नर्व वो भी कंट्रोल करती है। तो अगर उसमें नर्व्स में कोई प्रॉब्लम है तो जो बावेल और ब्लेडर के फंक्शन होंगे वो एबनॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। एंड स्किन प्रॉब्लम, जैसे स्किन में कुछ ब्लिस्टर या सूर देखने को मिलेंगे, मतलब छोटे छोटे घाव दाग जैसे देखने को मिल सकते हैं। एंड जो कॉम्प्लिकेशन लास्ट होगा वो स्लीप डिसऑर्डर, बच्चे में सोने की भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कुछ बच्चे
प्रॉपर रेस्ट नहीं करते हैं, ये भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होता है। एंड अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर प्रेग्नेंट वोमेन को एडवाइस करते हैं फॉलिक एसिड सप्लीमेंट को। क्यों? क्योंकि हम आफ्टर स्पाइना बाइफिडा बहुत कुछ तो ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, बट उसका प्रिवेंशन पहले कर सकते हैं। प्रिवेंशन में वोमेन्स मदर को फर्स्ट ट्राइमेस्टर से फॉलिक एसिड की सप्लीमेंट लेना चाहिए बिफोर 1 मंथ ऑफ बर्थ, मतलब बर्थ से 1 महीने पहले तक, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर से कंटिन्यू फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट लेने चाहिए, जिससे बच्चे में होने वाली स्पाइना बाइफिडा जैसी प्रॉब्लम ना हो।